चलिए जी, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है एनपीवी का, और ये एनपीवी का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मुश्किल है। ठीक है जी, ज़रा से ध्यान दीजिएगा सर इसके ऊपर। ये कह रहे जी, राइनो क्लब्स इज अ सोशल क्लब विद अ मेंबर बेस ऑफ 300 एट द एंड ऑफ 2022। जब 2022 हम ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास सर 300 मेंबर्स मौजूद हैं आरसी यानी राइनो क्लब के अंदर। ये मेंबर्स सर सोशल क्लब है तो फीस पे करते होंगे, आगे ताश पत्ते खेलते होंगे। ऐसे बुढ़े लोग आपने देखा होगा ना, जब रिटायर हो जाते हैं तो क्लबों में जाके फिर अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करते हैं, वहाँ पत्ते खेलते हैं, वो गिबतें करते हैं, औरतें ख़ास तौर पे। ठीक है जी। आरसी करंटली चार्जेज द मेंबरशिप फी ऑफ 30,000 रुपीज़ पर मेंबर सब्जेक्ट टू अ 5% इंक्रीज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। दिमाग में रखिएगा, हमने हर साल के स्टार्ट पे मेंबरशिप फ़ी चार्ज करनी है। ठीक है। अच्छा, सिंस मेंबरशिप फ़ी पे टैक्स लगेगा, टैक्स तो साल के एंड पे लगता है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि कैश फ्लो शुरू में आ रहा है और टैक्स साल के एंड पे आएगा, ये बस दिमाग में रखिएगा। ठीक है। फिर आरसी इज लूजिंग मेंबर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉट हैविंग अ टी स्टॉल। ठीक है जी, चाय का वो अंदर ढाबा नहीं है क्लब के अंदर, तो मेंबर्स भाग रहे हैं जी। फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द टी स्टॉल इज नॉट इंस्टॉल्ड एस्टेब्लिश्ड द क्लब विल लूज मेंबर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हर साल 5% मेंबर हमारे कम होते रहेंगे अगर हमने टी स्टॉल नहीं लगाया। फर्दर मोर, if the tea stall is established membership will increase by 6%। चलो जी, उल्टा काम हो गया जी। ना करोगे तो हर साल 5% लूज करोगे, कर दोगे तो हर साल 6% ग्रो करोगे। बेहतरीन जी। 30,000 रुपये मिल रहे हैं सर। इसका मतलब है अगर मैं टी स्टॉल लगाता हूं तो मेरे पास मेंबर्स आएंगे, और अगर अच्छा टी स्टॉल की वजह से आएंगे। ठीक है जी, जो आएंगे वो एडिशनल मेंबर्स होंगे, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। RC has approached a famous brand for a franchise agreement for a period of 4 years to set up a tea stall. The brand will charge a royalty of 4% of sales, ठीक है जी, at the end of every year। ठीक है जी, 4% हमने रॉयल्टी देनी है, ये दिमाग में रखिएगा। एक मेरे पास सर रॉयल्टी का एक्सपेंस इधर आ गया, ये मैंने साल के एंड में देना है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है चाय भी बिकेगी, मेंबरशिप फ़ी भी आएगी, ऐसा। अच्छा, फिर हमने सिर्फ रॉयल्टी पे करनी है ना। फिर द सेटअप वुड रिक्वायर एन इनिशियल आउटले ऑफ 2.5 मिलियन। अच्छा, कितने साल का काम करना है आपने? 4 साल का। ठीक है। विच इंक्लूड्स इक्विपमेंट वर्थ 2 मिलियन। 2 मिलियन का इक्विपमेंट है। ठीक है जी, 2.5 मिलियन में। और सर मेरे पास 0.5 मिलियन के फिक्सचर्स हैं। ठीक है। फिर अगर यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट वुड बी 2 ईयर्स, तो फिर 4 साल के एग्रीमेंट का क्या करेंगे? दोबारा खरीद लेंगे इक्विपमेंट एक दफ़ा। ठीक है जी। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एंड द यूजफुल लाइफ, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वुड बी 4 लाख इन करंट टर्म्स, यानी आज की टर्म्स में 4 लाख है। द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड रेजिडुअल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। अब देखिए, इस पहले पैरा में आपको ये पता चला कि हमारे पास शुरू में 2.5 मिलियन लगाना है, जिसमें 2 मिलियन का इक्विपमेंट है। वो इक्विपमेंट 2 साल बाद चेंज होगा, रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है, इन्फ्लेशन रेट भी दिया हुआ। डन। तो मैं इसको कह दूं सर ये मेरे पास इक्विपमेंट की परचेज से और रेजिडुअल वैल्यू से रिलेटेड पॉइंट है। डन हो गया। अगले पॉइंट पे फिक्सचर्स विल लास्ट 4 ईयर्स टेन्योर एंड विल हैव नो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स। तो फिक्सचर्स तो सर हो जाएंगे फारिग। ठीक है जी, फिक्सचर्स हो जाएंगे फारिग। ठीक है। फिक्सचर 4 साल चलेंगे और 4 साल बाद खत्म हो जाएंगे। डन। अच्छा, फिर एवरेज एनुअल सेल्स ऑफ चाय वुड बी 80 कप्स पर मेंबर। हर साल 80 कप एक मेंबर पिएगा, 365 दिनों में 80 कप पिएगा। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है जी, सेलिंग प्राइस पर कप विल बी 150 रुपये फॉर द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब है पहले साल की प्राइस पे इन्फ्लेशन नहीं लगाना, पहले साल प्राइस 150 रुपये है। एंड देयर आफ्टर इट विल इंक्रीज बाय 8% पर एनम। तो इसका मतलब है ये जो पूरा पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू सेल्स। ऐसा, सेल्स ऑफ टी। डन। Variable cost for the first year will be 60% of sales। जो सेलिंग प्राइस है उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी। 40% द वेरिएबल कॉस्ट वुड इंक्रीज सब्सिक्वेंटली बाय 6% एंड रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। तो इसका मतलब है सर मेरे पास ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, दिस इज अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट है पहले साल की सेल्स का 60%, और फिर सर उस वेरिएबल कॉस्ट का 60
परसेंट और 40% दोनों अलग अलग रेट से इन्फ्लेट होंगे। वेरी गुड सर। फिर सर एनुअल फिक्स कॉस्ट, सीधा सीधा पॉइंट, अदर देन डेप्रिसिएशन वुड बी 2.5 लाख रुपए पर एनम, ठीक है जी, एंड वुड इंक्रीज बाय 8% पर एनम, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन 50% है, डेप्रिसिएशन कितना है भैया 50%, 50% रेट से डेप्रिशिएट होगा एसेट, ठीक है जी। और कोई रेजिड वैल्यू, कोई जो है वो डेप्रिसिएशन फिक्सचर्स पे अलाउड नहीं है, फिक्सचर्स एक दफ़ा का खर्चा है, देन इट विल बी वैनिश्ड, ठीक है। फिर टैक्स रेट 30% है, वेरी गुड सर, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ गया, ये और ये दोनों, ठीक है। फिर ना सॉरी, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, ये मेरे पास सर टैक्स का पॉइंट है। टैक्स 30% है, 80% टैक्स उसी साल पे हो जाएगा जिस साल से पर्टेन करता है, और रिमेनिंग टैक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, ये एक अलग पंचायत डाल दी हमने। फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वुड बी 10% ऑफ द एनुअल सेल्स टू बी अरेंज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, ठीक है जी। और 100% वर्किंग कैपिटल विल बी रिटर्न एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल पे पॉइंट आ गया, ठीक है जी। द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस इंटायरली थ्रू डेट, जिसका हमारे पास 10% रेट होगा, लेकिन उसने कहा जनाब ये तो वो रेट है जो आप लोन का लोगे, लेकिन कंपनी का ओवरऑल वैक है 13.8%, ये कैसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है ये हमने देखना है सर, ठीक है जी। ये मेरे पास है डिस्काउंट रेट, ऐसा है मेरे बच्चों। फिर ऑल पेमेंट्स, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिसीव्ड, नहीं है रिसीट्स एंड पेमेंट्स would incur at the end of the every year except for the membership fee which would be received in advance at the start of every year। वो कह रहा है जी कैलकुलेट करें एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर अ स्पैन ऑफ पीरियड कवर्ड बाय फ्रेंचाइज एग्रीमेंट विच इज़ 4 years। ऐसा 4 साल हैं जिस पे आपने ये कवर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक सवाल है, इस टी स्टॉल को लगा के 2 फ़ायदे हैं, मेंबर्स से फ़ी भी एक्स्ट्रा आएगी, और नंबर टू फी एक्स्ट्रा आएगी, नंबर 2 चाय भी बिकेगी, ठीक है जी। आए ज़रा इसकी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है ये। चलें जी सर, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास अच्छा देखिए, चूंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, तो मैं चाहता कि आप लोग इसको करोगे खुद पेन कॉपी पे, तो मैं इसको एक्सेल पे करा दूं ताकि आपको सुनने में और समझने में टाइम कम लगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ईयर्स ड्राफ्ट कर लेते हैं जी, ईयर 0 1 2 3 4, ठीक है जी, 5 भी ड्राफ्ट कर लें, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके पॉइंट उठाते हैं और पहले डाटा जमा करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके कैश फ्लोज निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जी हमारे जो मेंबर्स हैं ना वो हैं करंटली 300, लेकिन अगर आपने टी स्टॉल नहीं लगाया, बंद कर दिया, टी स्टॉल आपने जैसे बंद रखा हुआ है वैसे ही बंद रखेंगे आप, तो आपका ये जो बेस है, ये जो आपका जो है वो जो मेंबरशिप बेस है 5% से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टी स्टॉल लगा लिया तो फिर ये 6% से बढ़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं टी स्टॉल की एब्सेंस में मेंबर्स क्या थे और टी स्टॉल लगाने की वजह से मेंबर्स कितने बढ़े, ठीक है जी। तो हम कह रहे हैं जी मेंबर्स विद नो टी स्टॉल, नो स्टॉल, ठीक है जी, और मेंबर्स विद स्टॉल, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं जी, हमारे पास करंटली तो 300 है, ये कह रहे हैं जी हर साल 5% कम होगा अगर स्टॉल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.95, 95 का मतलब है 95% लोग, ठीक है जी। अच्छा अगर आप 95% लेंगे ना तो ये आएगा 285 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये अभी खैर 285 है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर वो कह रहा है जी अगले साल इसका 0.95, क्यों, हर साल 5% कम होते रहेंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास सर 270.75, तो हम इसको 271 कर देते हैं, ठीक है जी। राउंड ऑफ, बंदा जो है वो पॉइंट आना पौना नहीं आएगा, बंदा पूरा आएगा, ठीक है जी। फिर जी अच्छा जी, फिर सर इसका अगेन 0.95, ये आ जाता है मेरे पास सर 257, सर फिर इसका अगेन 0.95, ठीक है जी, ये आ जाता है मेरे बच्चों मेरे पास 244। ये बंदे होंगे अगर आपके पास टी स्टॉल नहीं होगा, लगातार 300 से गिरते 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 244 पे आ चुका है, ठीक है। अगर टी स्टॉल लगा लिया तो ये 300 बंदा अगले साल 6% से ग्रो करना शुरू करेगा, ये हो जाएगा जी 318। फिर जी मल्टीप्लाई बाय 1.06, ये हो जाएगा जी 337। फिर जी मल्टीप्लाई बाय 1.06, सर ये हो जाएगा 357। सर ये मैं मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ ताकि राउंडिंग ऑफ का मसला ना है। मल्टीप्लाई बाय 1.06,
ना 1.06, ऐसा ये हो जाएगा जी 378। ऐसा ही है मेरे बच्चों, पक्का जी। ये आपके पास आ गया सर सारे मेंबर्स। अब मैं ले रहा हूं सर एडिशनल मेंबर्स। चाय का स्टॉल लगाने की वजह से मेरे मेंबर्स में इजाफा कितना हुआ, वो मेंबर्स जो चाय के साथ आ रहे हैं और वो जो उसके बगैर थे, दोनों का डिफरेंस निकाला। इसका मतलब है सिर्फ पहले साल ही 33 मेंबर्स का इजाफा होगा चाय के स्टॉल की वजह से। अगर ना होता तो नुकसान होता, है तो इजाफा हो रहा है सर। अब बताएं जी, ये आ गया सर मेरे पास एडिशनल नंबर ऑफ मेंबर्स दैट विल कम ड्यू टू टी इंस्टॉल। ऐसा अब देखें, आपने इससे पहले आज तक जो सवाल सॉल्व किए उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी है कि भाई नया प्रोडक्ट आने की वजह से पुराने प्रोडक्ट की सेल गिर गई, ये हो गया वो हो गया। नया प्रोडक्ट टी स्टॉल है, उसके आने की वजह से हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं और ये इनकम है, इसको हम लेंगे अपनी एनपीवी में। दो ये टी स्टॉल की इनकम नहीं है, ये क्लब की इनकम है, लेकिन टी स्टॉल की वजह से आई है। डन, चलो जी हमने निकाल लिया सर सबसे पहली चीज़। फिर दूसरे स्टेप पे जाएं सर और आगे जाएं जी, कुछ वर्किंग्स कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर प्यारे भाई एक स्टेप आगे बढ़े जनाब। अब हमारे पास सर ये कह रहा है भैया सेल्स वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 में 80 कप हम हर साल पर मेंबर बेचेंगे। 150 रुपये की सेलिंग प्राइस होगी। ये सेलिंग प्राइस 8% से बढ़ेगी, ये सेलिंग प्राइस 8% से बढ़ेगी। तो एक काम करते हैं जनाब, हम ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं सर, वर्किंग कर लेते हैं। ज़रूरत वैसे नहीं है लेकिन मैं आसानी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 150 रुपये पहले साल, फिर उसके बाद ये 8%, फिर ये 8%। इसमें राउंड ऑफ जाने दें, कोई मसला नहीं, इसमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। 1.08 जाने दें, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी करेंगे ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। 188.96 और ये सारी चीज़ें डन। अब कप्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सिर्फ डायरेक्ट मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कप्स के साथ, वो टेंशन नहीं है हमारे, ठीक है जी। फिर सर मैं अगर जाऊँ तो सर ये कह रहे हैं जी वेरिएबल कॉस्ट पहले साल की सेलिंग प्राइस का 60% है। तो एक काम करते हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं सर जी। वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास सर, अलग से निकाल लूँ यहाँ पर, जी वेरिएबल कॉस्ट है पहले साल की सेलिंग प्राइस का 60%। डन, ये हो गया जी 90 रुपीज़। इस 90 में वो कह रहा है जो 60% वेरिएबल कॉस्ट है 40% वो 6% से ग्रो करेगी और रिमेनिंग 10% से ग्रो करेगी। तो इसका मतलब है इस वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से बनाने हैं आपने, 60% अलग करना है, ठीक है जी, और इसमें 40% अलग करना है सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सर ये हो जाता है जी 54 रुपये और ये हो जाता है जी मेरे पास 36 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से, वेरिएबल कॉस्ट पार्ट 1 एंड वेरिएबल कॉस्ट पार्ट 2, ठीक है जी। पहले साल ये रहेंगे सर 54 और 36, ठीक है जी। जो 54 है यानी 60% है और जो 36 से 40% है, 36 वाला जो है ये ग्रो करेगा 6% से, ऐसा ये लिखा है भैया। ये ग्रो करेगा कितने से? 6% से, और जो बाकी का पार्ट है वो ग्रो करेगा 10% से। तो हम यहाँ लिखते हैं जी 6%, फिर जी मल्टीप्लाई बाय 1.06, फिर जी मल्टीप्लाई बाय 1.06, फिर जो ऊपर वाला पार्ट है ये ग्रो होगा जी 1.1 से, ठीक है जी, 10% से। तो मैं लिख देता हूँ सर इसके आगे, सेलिंग प्राइस में इंक्रीज़ है 8%, ठीक है जी सर। पार्ट 1 में इंक्रीज़ है सर मेरे पास 10% से, और मेरे पास पार्ट 2 में इंक्रीज़ है सर मेरे पास ये इंक्रीज़ है कोई 6% से। डन, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब एक काम और कर सकते हैं हम सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टोटल भी निकाल लेते हैं सर, ताकि हमारे काम आ जाए सर। दिस प्लस दिस, ऐसा ये आ गई प्यारे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर। डन हो गया जी प्यारे भाई, सारी चीज़ें हमारे सामने। अल्लाह का नाम लेके हम अब कैश फ्लोज मालूम करना शुरू करें। बेसिक वर्किंग हमने कर ली है, फिक्स कॉस्ट वो एक तरह की है, डेप्रिसिएशन है, बाकी सारी चीज़ें हम सामने नज़र आ रही हैं। तो आए ज़रा मेरे प्यारे बच्चों, हम कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस। वही सर साल डाल दें, ना 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 ना, 0 0 1 2 3 4,
और 5 भी डाल दें, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास सेल्स किसकी, सेल्स ऑफ टी। सर मेरे पास पता है कितने मेंबर्स हैं, ऊपर जाओ टापो टाप मेंबर्स देखो, मेंबर्स विद टी इंस्टॉल 318 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 80 कप, 318 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 80 कप। एक कप का रेट सर 150 रुपए, एक कप का रेट 150 रुपए। ये मेरे पास सर पहले साल की सेल्स है, पहले साल की सेल्स है। सर दूसरे साल की सेल्स निकालें। सर मेरे पास मेंबर्स देखें सर 337 टोटल मेंबर, सब चाय पियेंगे 80 रुपए। पहले नहीं पीते थे सर, पहले इनकम नहीं आती थी हमारे पास, टी स्टॉल की वजह से आ रही है। मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास 162 रुपए, ठीक है जी। ये आ गई सर मेरे पास इनकम। एंड सर मेरे पास तीसरे साल की इनकम, सर ये मेरे पास टोटल मेंबर्स, सर नीचे वाला 357 मल्टीप्लाई बाय 80 कप मल्टीप्लाई बाय सर सेलिंग प्राइस 175 रुपए समथिंग, ठीक है जी। एंड मैंने कहा जी सो ऑन, ऐसा ये बात समझ आती है मेरे बच्चों। 4 सालों की सेल्स आ गई, 4 सालों की सेल्स आ गई, कोई टेंशन नहीं है सर, बेहतरीन हो गया। अब सर सेल्स के बाद रॉयल्टी हमने देनी है सर, रॉयल्टी हमने देनी है कितनी जी, 4% ऑफ सेल्स। तो 4% ऑफ सेल्स हमने निकाल दी, माइनस कर दी सब जगह से, ठीक है, सीधा सीधा। अब जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी जी, ऊपर आ रही जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन पहले आप निकालें जी मेंबर्स टोटल 318 मेंबर्स हर रोज हर साल 80 कप पियेंगे मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज़, हर साल 80 कप पियेंगे मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 90। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जी मेरे पास मेंबर्स हैं, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 90, फिर उसके अगले साल सर ऊपर जाएं, मेंबर्स कितने प्यारे भाई, मेंबर्स हैं सर मेरे पास 337, ऐसा मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास 80 कप मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 98, ऐसा। और मैंने कहा जी कंप्यूटर जी बाकी जगहों पे भी मुझे ये कैलकुलेट करके दे दें, ऐसा। तो कंप्यूटर जी ने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई सर। डन हो गया जी, वेरिएबल कॉस्ट डन। अब सर फिक्स कॉस्ट सीधी सीधी दी हुई है सर, फिक्स कॉस्ट सवाल में दी हुई है मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है फिक्स कॉस्ट होगी 2.5 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर, और फिर इसके बाद ये 8% से ग्रो करेगी, ठीक है जी। तो ये तो बहुत सीधा मामला है सर, 2.5 लाख और ये ग्रो करेगी सर किससे, 8% से। डन। चलें जी, फिर मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एडिशनल मेंबरशिप फी। अब देखें ये पैसा रिसीव तो ईयर 0 पे हो रहा है, एडवांस है ना, लेकिन मैं इसको लूंगा सर पहले साल के एंड में। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं जब टैक्स रिटर्न फाइल करूं तो पहले साल मुझे प्रॉफिट पता हो। एक चीज जो रिसीव हुई ईयर 0 पे, वो कैश फ्लो के हिसाब से तो ईयर 0 है, लेकिन सर वो इफेक्टिवली ईयर 1 के टैक्स रिटर्न में जाएगी। तो मेरे पास एडिशनल मेंबर्स हैं 33 मल्टीप्लाई बाय सर कितना, मल्टीप्लाई बाय कितना मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय कितना 33 मल्टीप्लाई बाय फी देखें कितनी है जी, फी देखें कितनी है भैया, फी कितनी है जी, एनुअल फी सर 30,000 रुपये पर एनम, एनुअल फी 30,000 रुपये पर एनम। तो एक काम करो जरा पहले एक वर्किंग भी बना लो ऊपर सर। ये याद रखना फी टोटल मेंबर्स की नहीं लेनी, सिर्फ एडिशनल मेंबर की। सर मेरे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर अगले साल ये 5% से ग्रो करेगी फी। अब बताओ मेरे बच्चों एडिशनल फी कैसे आएगी। मैं ईयर 1 पे ले रहा हूं 2 ये एडवांस में, इसको सही करना है मुझे आगे। सर 30,000 मल्टीप्लाई बाय एडिशनल मेंबर्स, वेयर इज द एडिशनल मेंबर सर 33, फिर जी सर मेरे पास 31,500 मल्टीप्लाई बाय जी एडिशनल मेंबर्स कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर 66। और इसी तरह मैंने कहा जी एडिशनल मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ रह गई है, वो क्या है जी, वो रह गई जी डेप्रिसिएशन और रेजल्ट वैल्यू वगैरह। तो एक काम करें, पहले मुझे बताएं सर मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है, इक्विपमेंट की कॉस्ट 2 मिलियन, ऐसा। इसकी रेजल्ट वैल्यू कितनी होगी,
इसकी रेजल वैल्यू कितनी होगी सर? वो कह रहा है करंट टर्म्स में 4 लाख है और 2 साल बाद आपने सर ये रिसीव करनी है, तो और वो कह रहा है भैया कि जो इनिशियल आउटले में इन्फ्लेशन का रेट है वो 10% है। 10%। नज़र आ रहा है मेरे बच्चों, नज़र आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा 10%। ठीक है, अब बताएं जी मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 1.1 1 साल बाद, और रेजल वैल्यू 2 साल बाद क्या होगी सर? रेजल वैल्यू 2 साल बाद ही होगी 484। सर फिर मैं दूसरी दफ़ा मशीन खरीदूंगा, जब मशीन खरीदूंगा तो 2 साल बाद खरीदूंगा, तो सर इस अमाउंट को 1.1 इंटू 1.1 दूसरी दफ़ा मुझे मशीन महंगी मिलेगी, और इसी तरह मुझे रेजल वैल्यू भी जो 484 है ये 2 दफ़ा इन्फ्लेट होकर और महंगी मिलेगी। ऐसा तो मुझे टोटल डेप्रिसिएशन जो पहली मशीन पे दोनों सालों में मिलना चाहिए वो है सर दिस माइनस दिस टोटल डेप्रिसिएशन, और मुझे दूसरी मशीन पे भी टोटल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए दिस माइनस दिस। ऐसा ये बात समझ आती है? अब प्यारे बच्चों वो कह रहे जी डेप्रिसिएशन है 50% रिटर्न डाउन वैल्यू पे। अच्छा पहले साल का 50% हम यहाँ से उठा लें, 2 मिलियन का 50%, याद रखना रेजल वैल्यू माइनस नहीं होती डिमिनिशिंग बैलेंस में। ठीक है जी, फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन सर टोटल पहली मशीन पे 2 सालों में 15,16,000 का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, 1 मिलियन का मिल चुका है तो बाकी यहाँ आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरे में सर टोटल का 50%, और इसी तरह सर जो बाकी डेप्रिसिएशन बच गई है 18 लाख में से अगर 12 लाख मिल चुके हैं तो बाकी यहाँ आ जाएगी। डन, ये आ गया मेरे पास सर डेप्रिसिएशन। पक्का जी, सारी चीज़ें ख़त्म सर। अब अगर मैं इनका टोटल करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, इनका टोटल करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। फर्स्ट इक्विपमेंट, सेकंड इक्विपमेंट, ऐसा। अब बताओ मैं अगर बेटा इनको टोटल करूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ले आए सर प्रॉफिट कितना भैया? ये आ गया सर मेरे पास प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास टोटल प्रॉफिट। चेक कर लें जी, कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई है? कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई। एक हमने छोटी सी मिस्टेक की है, जो 30,000 है ना ये लास्ट ईयर की फ़ी है, इसमें पहले साल इन्फ्लेशन लगेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 30,000 रुपये फ़ी हमारे पास कब की है? 30,000 रुपये फ़ी। ठीक है जी, करंटली चार्जेस, इसका मतलब है जब हम पहले साल जाएंगे तो 5% और इन्फ्लेट हो चुका होगा। 30,000 इंटू 1.05। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास ये प्रॉफिट्स आ गए। अब इस प्रॉफिट में मैं टैक्स दूं, टैक्स का मसला है, टैक्स में प्रॉब्लम है। वो कह रहा है टैक्स जो है वो है तो 30%, लेकिन आपने टैक्स के 2 हिस्से बनाने, टैक्स के आपने 2 हिस्से बनाने। 80% आपने अभी पे करना है, 20% आपने अगले साल पे करना है। सर अब देखें ज़रा, ऐसा है सर, आपने जो टैक्स है, टैक्स का पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है, 30% है, 80% अभी पे करना है, 20% नेक्स्ट ईयर पे करना है। तो सर ये पहली दफ़ा इस तरह का सवाल में देखा है। तो अब बताएं 80% तो आप इसी साल पे कर दें इसका 0.8, और 20% अगले साल पे करें इसी अमाउंट का 0.2। तो हमने ईयर 2 में दिखा दिया। पहला पार्ट हमने ईयर 1 में दिखाया और दूसरा पार्ट इसका हमने ईयर 2 में दिखाया। अब इसका सर 50% ईयर 2 में, 80% सॉरी, और सर मेरे पास 20% इसी का, सॉरी जो हमारे पास टैक्स आया इसका 80% नहीं निकालना हमने, इस पे लगाना है टैक्स 30% और उसका 80% निकालना। ठीक है जी, फिर हमने सर इस पे लगाना है टैक्स और फिर उसका 20% निकालना है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों इस पे लगाना है टैक्स 30% और उसका 80% निकालना है, और फिर हमने सर इस पे लगाना है टैक्स 30% और उसका 20% निकालना है। फिर सर इसका हमने लगाना है सर 30% टैक्स और उसका 80% निकालना है, और इसी तरह सर फिर हमने लगाना है इस पे टैक्स और उसका 20% निकालना है। फिर इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों इसका लगाना है टैक्स और फिर 80% लेना है, और फिर मेरे प्यारे बच्चों इस अमाउंट पे हमने लगाना है टैक्स और इसका 20% लेना है। डन, ये आ गया सर मेरे पास सारे टैक्सेस और सारे मामला। डन हो गया जी।
अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, क्या तक मामलात सही है? अच्छा, अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, कुछ चीज़ें ऐड बैक करनी है, कुछ चीज़ें ऐड बैक करनी है। सर हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, कर दो ऐड बैक जी। कहाँ है जी डेप्रिसिएशन? ये रहा जी, कर दो ऐड बैक। अब इसकी जगह क्या ले लो, इसकी जगह क्या ले लो मेरे बच्चों, इसकी जगह क्या ले लें हम? इस डेप्रिसिएशन की जगह हम ले लेते हैं इनिशियल आउटलेज। दो इनिशियल आउटलेज हैं जी, एक तो ईयर 0 पे होगा जी 2.5 मिलियन का, और फिर एक ईयर 2 पे होगा पता है कितने का? 2.4 का। ठीक है जी। फिर रेजिडुअल वैल्यू आएगी सर, ये आएगी सर ईयर 2 पे 484, और फिर इसके बाद सर ईयर 4 पे आएगी 585 640। डन हो गया, ये एसेट खरीदने बेचने का सारा मामला डन। अब एक काम हमने करना है जो बड़ा यूनिक है, बहुत यूनिक काम है सर, वो हमने एडिशनल फी को रिवर्स कर देना है। ये क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि सर एडिशनल फी की जगह ईयर 1 नहीं है, ये जो आपने एडिशनल फी डाली हुई है ना, ये मैं माइनस कर रहा हूं क्योंकि इसकी जगह ईयर 1 नहीं है, ईयर 1 नहीं है सर। इस एडिशनल फी की जगह करेक्ट एडिशनल फी ये आ रही है सर ईयर 0 पे, ठीक है जी, ये आ रही है ईयर 1 पे सर, ये आ रही है ईयर 2 पे, और ये आ रही है सर ईयर 3 पे। ठीक, क्यों? क्योंकि एडवांस है तो सर फिर ऊपर ही एडवांस डाल देते नहीं है। मसला ये है कि यार एक इनकम का रिसीव होना एक अलग चीज़ है और एक इनकम को टैक्स रिटर्न में दिखाना अलग चीज़ है। जो इनकम ईयर 0 पे रिसीव हुई है उसका टैक्स तो ईयर 1 पे पे करोगे ना, तो हमने पहले उस इनकम को ईयर 1 पे डाला ताकि टैक्स निकाल लें, और फिर जब ज़रूरत पूरी होगी तो हमने उसको रिवर्स करके उसकी जगह सही कैश फ्लो डाल दिया। डन। अब बताएं जी, अभी भी कुछ बाकी है? जी जी अभी भी बाकी है सर एक चीज़। वो क्या है जी? वो प्यारे भाई हमारे पास है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हम एक वर्किंग बना देते हैं। ठीक है जी, गौर से देखना वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैसे बन रही है। वो कह रहे जी वर्किंग कैपिटल जो सेल्स है ना, जो सेल्स है ना उसका 10% एडवांस में अपने पास जमा करके रखना है। यह आ गया जी 10%। अगले साल की सेल्स, अगले साल के लिए सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए 10%, उसके अगले साल की सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए 10%, उसके अगले साल के लिए सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए 10%। ऐसा। तो मुझे बताओ पहले साल में कितना वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करूं? बताओ कितना इंट्रोड्यूस करूं? माइनस करें सर, माइनस सर ये 381, ऐसा ये इंट्रोड्यूस करना है आपने, ये इंट्रोड्यूस करना है। फिर अगले साल, अगले साल, अगले साल भैया 436 का होना चाहिए वर्किंग कैपिटल। अच्छा ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल हमारा 381 है, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल आपको 55,000 का और डालना पड़ेगा। और डालना पड़ेगा कब? ईयर 1 पे। एडिशनल 55,000 का और कैपिटल डालना पड़ेगा। ये लो डाल दो जी। फिर जी उसके बाद सर, फिर मेरे पास सर 436 हो गया वर्किंग कैपिटल, मुझे 499 बनाना है, तो क्या करूं सर मैं? और मजीद डाल दें सर। फिर 571 बनाना है अगले साल, तो और मजीद डाल दें। तो सर मेरे पास 62 या गया सर। अब आखिरी साल, लास्ट ईयर, 5वां साल, आखिरी साल नहीं, 5वां साल सिर्फ एडिशनल टैक्स पे करना है। लास्ट ईयर आपने सारा वर्किंग कैपिटल रिकवर कर लेना है। कैसे? मैं कहता हूं जी मेरे पास ये वर्किंग कैपिटल प्लस ये वर्किंग कैपिटल, ये माइनस में तो मैं माइनस कर रहा हूं, सारा वर्किंग कैपिटल 5,71,000 आखिरी साल रिकवर हो जाएगा। सर यहां तक सारे मामला हो गए डन। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एडअप करूं तो मैं एडअप करूंगा सर यहां से, कहां से सर? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, यहां से एडअप कर रहा हूं सर। ये आता है भैया मेरे पास 1842 का मुझे जो है वो आउटले करना है, ऐसा। फिर सर मैं इन सबको एडअप करूं तो ये मेरे आते हैं नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज। डन। ठीक ठाक, मुश्किल सवाल है ये, ठीक ठाक। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, किस रेट से निकालें? याद रखिएगा मेरे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेट, डेट का रेट नहीं होगा। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए चूंकि लोन से फाइनेंस रेज किया तो उसी रेट से आप इसकी डिस्काउंटिंग कर दो, नहीं। हम करते ही हम कहते हैं जी कंपनी का ओवरऑल वैक कितना है। ठीक है जी, जब बीएफडी में आओगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग रेट निकाला जाता है और वो रेट डेट का रेट नहीं होता। क्यों? डेट के आने से जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो एडिशनल रिटर्न मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा हमने अगर इस प्रोजेक्ट को डेट से फाइनेंस किया और उसका रेट कितना भैया? 10% है, 10% है, 10% है। हाँ सर, डेट का रेट 10% है, लेकिन हमने उसको 10% पे फाइनेंस 10% के रेट से डिस्काउंटिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि सर इस डेट के आने की वजह से मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर ने ज़्यादा रिटर्न मांगा होगा,
तो हम हमेशा इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे कंपनी के ओवरऑल वैक से। अभी समझा रहा हूँ, मॉड्यूल एफ में बीएफडी में आओगे इसको क्लियर करूंगा कि हमें प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग के लिए ना एग्जिस्टिंग वैक लेना पड़ता है, ना हमें जो है वो ये केडी लेना पड़ता है, एक नया वैक निकालते हैं। लेकिन खैर हम उसमें नहीं जा रहे। आपके पेपर में अगर आपको कहा जाए कि जी वैसे तो ओवरऑल रेट 13% है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 10% पे पैसा रेस किया, तो आप 10% पे डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, ओवरऑल रेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इस ओवरऑल रेट में इस 10% का इंपैक्ट शामिल है। इस ओवरऑल रेट में इस सूद पे पैसा लेने की वजह से जो शेयर होल्डर्स ने एडिशनल रिटर्न मांगा है वो भी शामिल है। तो 13.8% शुड बी द डिस्काउंट रेट। ठीक है जी। तो हम सर इसकी डिस्काउंटिंग कर रहे हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू एट 13.8%, दिस डिवाइडेड बाय 1.38 रेस टू द पावर टापो टाप ईयर 0 डन। इसी तरह मेरे बच्चों मैं कहता हूँ जनाब मेरे पास दिस डिवाइडेड बाय 1.138 13.8% रेस टू द पावर टापो टाप मेरे बच्चों ईयर 1। एंड मैंने कहा भैया मुझे ये बाकी की जगहों पे भी निकाल के दे दो। अब मैं अगर इन सबको ऐडअप करूं तो मेरे पास एनपीवी आती है सर 6.376 मिलियन। ऐसा ये एनपीवी है इस प्रोजेक्ट की, चाय का स्टॉल लगाने की। अब याद रखिएगा, मुझे बताएं सर यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की कोई चीज़ आएगी? नहीं, यहाँ अपॉर्चुनिटी इनकम है, क्योंकि टी स्टॉल आने की वजह से मुझे एडिशनल मेंबर्स मिले जो कि जा रहे थे और एडिशनल भी मिले। तो देख लेना मेरे बच्चों, इट वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंसिव एनपीवी का क्वेश्चन है। और ये अगर क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व हो रहा है तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल है पेपर में आया। लेकिन आप देख लीजिएगा, मैंने इसको 14 नंबर एलोकेट किए हैं, तो आप देख लीजिएगा ऑलमोस्ट पेपर का जो है वो छठा हिस्सा ही है। ठीक है जी, देख लोगे मेरे बच्चों उसको। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। बस एक चीज़ ये याद रखना कि ये जो आपने एडिशनल फ़ी ली है, ये एडिशनल फ़ी ली है, इसकी वर्किंग अच्छे तरीके से देख लेना। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ सर। फिर इसके अंदर सर जो आपने टैक्स की वर्किंग की है, आधा इधर आधा उधर। फिर ये याद रखना कि जो एडवांस वाली इनकम है ये रिवर्स करके टैक्स निकालने के बाद इसकी सही जेन्युइन जो जगह है वो आपने उसके कैश फ्लोज ले लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, देख लीजिएगा इसको। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।